Hello students, welcome once again to my channel New Edu Point। आज मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट 3। आई होप आप इससे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे उनके लिंक शेयर किए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो पार्ट 2 में हमने फॉर्मेशन ऑफ इमेज देखा था, जिसमें हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है वो पढ़ा था। अब आगे बात करते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे लिखा है साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो आगे आपको मिरर का जो फॉर्मूला होता है वो पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए जो साइन कन्वेंशन होता है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। देखो ये मिरर है, ठीक है बच्चों। तो मिरर जो होता है, मिरर इज कंसिडर्ड एज द ओरिजिन। मिरर को हम ओरिजिन मानते हैं। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। और जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में इस डायरेक्शन में रखा जाता है, ठीक है बच्चों। और इस डायरेक्शन में रखने के कारण इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा नेगेटिव आती है। यानी ऑब्जेक्ट जो होगा इस पर, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, दोनों ही केसेस में लेफ़्ट साइड, मिरर के लेफ़्ट साइड में रखा जाएगा और उसकी वैल्यू जो होगी नेगेटिव होगी। अब देखो बच्चों, अगर जो उसकी इमेज मिरर के राइट साइड में बनती है तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव निकल के आएगी। यानी जो उसकी वैल्यू निकल के आएगी पॉजिटिव हम मानेंगे, ठीक है बच्चों। इसी तरह जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, अगर वो अपवर्ड है तो पॉजिटिव माना जाएगा, और अगर वो डाउनवर्ड है तो नेगेटिव माना जाएगा। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। नीचे बच्चों दे रखा है फॉर्मूला ऑफ मिरर। तो ये बेसिकली क्या होता है, इट इज़ द रिलेशन बिटवीन क्वांटिटीज़ u, v एंड f। तो ये रिलेशन बताता है बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज़ के बीच में u, v एंड f। तो ये कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। जहाँ पे u क्या होता है, u होता है बेटा द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इन केस ऑफ मिरर। यानी जो मिरर है उसके पोल से ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम u, स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं। v क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। जो इमेज बनती है, ठीक है बच्चों, जो इमेज बनती है और इमेज का डिस्टेंस पोल से कितना डिस्टेंस पर है, इमेज और पोल्स के बीच में क्या डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं। f क्या होता है, फोकल लेंथ, द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। जो पोल से फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। द वैल्यू ऑफ u, v एंड f टू बी यूज अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। जो u, v और f की जो वैल्यू होती है वो हमेशा साइन कन्वेंशन को यूज़ करके ली जाती है। जैसे मैंने बताया, तो हर एक केस में जो ऑब्जेक्ट और स्फेरिकल मिरर के बीच डिस्टेंस होता है यानी स्मॉल u, वो हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि वो हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में ही रखा जाता है, ठीक है बच्चों। v जो होगा वो प्लस में भी हो सकता है, अगर वो राइट साइड में बने मिरर के। अगर इमेज जो है लेफ्ट साइड में बनेगी मिरर के तो वो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे बच्चों है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, इट गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड विद रिस्पेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज। तो ये एक रिलेशन बताता है, किसके बीच में रिलेशन बताता है, जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट का एक्चुअल में साइज होता है। ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है और ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल में साइज होता है,
तो उस इमेज मतलब जो इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की, वो कितनी मैग्नीफाई हुई है या कम हुई है, ज़्यादा हुई है, तो उनके बीच का ये रिलेशन बताता है बेसिकली। तो इसके निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीफिकेशन यानी स्मॉल m इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, नहीं हाइट ऑफ द इमेज, ये गलती से लिखा गया है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज यानी HI से रिप्रेजेंट किया गया है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी H0 से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये इसका फॉर्मूला है। इसको हम ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, इट ऑल्सो रिलेटेड टू द U एंड V। ये U एंड V से भी रिलेटेड होता है। कैसे, m इक्वल टू इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी v डिवाइडेड बाई u, और v हमेशा नेगेटिव में रहता है, यानी -v डिवाइडेड बाई u। ठीक है बच्चों। अब देखो नीचे लिखा है वी कैन से दैट, हम कुछ बातें कह सकते हैं अगर m इक्वल टू 0 आए, यानी m अगर 0 आता है तो इसका मतलब ये है कि इमेज की जो हाइट है और जो ऑब्जेक्ट की हाइट है बिल्कुल इक्वल है। इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट इक्वल है अगर m की वैल्यू 0 आती है। अगर m स्मॉलर देन 1, अगर m की वैल्यू 1 से कम आती है तो इसका मतलब क्या है कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से कम है, यानी जो इमेज बनी है मिरर में वो एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट की हाइट है उससे कम बनी है, उससे साइज़ में कम बनी है। अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो क्या होता है, यानी इमेज का साइज़ जो है ऑब्जेक्ट के साइज़ से ज़्यादा है, यानी इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला है इसका, आप ये सब नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। m इक्वल टू HI डिवाइडेड बाई HO, यानी इमेज ऑफ द हाइट एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसे -v माइनस डिवाइडेड बाई u से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो आगे लिखा है इफ़ m इज़ पॉजिटिव, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव निकल के आती है तो इमेज जो होगी कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। ठीक है, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब ये है कि m जो इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल है, यानी उसमें जो इमेज बन रही है वो रियल नहीं है और इरेक्ट है। यानी वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, मैंने पहले ही बताया था आपको। इफ़ m इज़ नेगेटिव तो क्या होता है, इमेज इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। आई होप आप सभी को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे इस फॉर्मूले से रिलेटेड तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आगे है बच्चों रिफ्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रिफ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, रिफ्रैक्शन एक फिनोमिना होता है, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट जो होती है बेटा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है, वो थोड़ी बेंड हो जाती है। तो इसी फिनोमिना को, इसी घटना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें नीचे दो फिगर बन रही है 1 और 2। पहली फिगर देखो बच्चों, ये वाली, इसमें क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ रेयर मीडियम और नीचे डेंसर मीडियम है। रेयर मीडियम मीन्स जहाँ पे मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स बहुत कम होते हैं, ठीक है, और डेंसर मीडियम मीन्स जो थोड़ा सा जहाँ पे मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स जो होते हैं ज़्यादा होते हैं। इसको आप इस एग्जांपल समझ सकते हो, मान लो आप एक हाईवे पे जा रहे हो, हाईवे बिल्कुल खुली सड़क है, तो आप क्या करेंगे, अगर आप कार से जा रहे हो तो फुल स्पीड में जाएंगे, अपनी स्पीड को बढ़ा लेंगे। और अगर आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाते हैं कार से तो क्या करेंगे, आप धीरे धीरे समझ समझ के चलेंगे। तो लाइट भी ऐसी करती है, जब उसे रेयर मीडियम मिलता है तो बहुत स्पीड से ट्रैवल करती है, और जब उसे डेंसर मीडियम मिलता है तो उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। तो पहले वाले फिगर देखो, ये क्या है बच्चों, ये दोनों मीडियम के बीच की सरफेस है, जहाँ पे रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम सेपरेट हो रही है आप एक दूसरे से। तो इंसिडेंट रे यहाँ से आती है, ठीक है, इस पॉइंट पे मिलती है, और जिस पॉइंट पे मिलती है वहाँ पे उसके परपेंडिकुलर हम एक लाइन बना देते हैं जिसे बोलते हैं नॉर्मल।
जो किसी सरफेस के, यानी जहाँ पे इंसिडेंट रे, जहाँ पे सरफेस पे मीट करती है, और उस पॉइंट पे हम उस सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रे बना देते हैं। ये क्या है बच्चों? ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है। तो जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाती है तो वो थोड़ी बेंड हो जाती है। और किस तरह बेंड होती है? नॉर्मल की ओर बेंड होती है, यानी नॉर्मल नॉर्मल की ओर थोड़ा वो झुक जाती है लाइट रे। सेकंड देखो, सेकंड फिगर, इसमें भी ये, इसमें भी दो मीडियम में डेंस, लेकिन इसमें अपोजिट है। ऊपर की तरफ डेंसर है, नीचे की ओर रेयर मीडियम है। ठीक है। तो जब इंसिडेंट रे इधर से आती है तो फिर से हम उसके उस पॉइंट पे क्या करते हैं, एक नॉर्मल रे खींच लेते हैं। तो इस बार क्या हो रहा है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है। तो जब ऐसा होता है तो जो लाइट होती है डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से अवे, नॉर्मल से अवे डाइवर्ट हो जाती है, थोड़ा दूर चली जाती है। ठीक है। रेयर से जब डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की ओर बेंड होती है, और जब डेंसर से रेयर में जाती है लाइट रे तो नॉर्मल से दूर जाती है। ठीक है बच्चों। यह बात यहाँ पे लिखी हुई भी है, व्हेन लाइट रे पास्ड फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। सेकेंड पॉइंट है, व्हेन इट पास डेंसर टू रेयर इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है बच्चों। अब आगे है, यहाँ पे बता रखा है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो मैंने अभी बताया कि जो स्पीड होती है लाइट की वो हर मीडियम में एक जैसी नहीं होती। डेंसर मीडियम में थोड़ी कम होती है और रेयर मीडियम में ज़्यादा होती है। तो जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है लाइट तो उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है और थोड़ा वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। और जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो नॉर्मल से अवे मूव करती है। अब बात करते हैं बच्चों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़े थे, इसी तरह लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी होते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। ठीक है। इंसिडेंट रे और द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम पॉइंट। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल जब जो मीडियम के ट्रांसपेरेंट मीडियम पे जब पड़ते हैं तो वे तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है। सेकंड पॉइंट जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ incidence to the sine of angle of refraction for light of a given color is constant for a given pair of medium। यानी देखो बच्चों, मैंने आपको फिगर दिखाई थी ऊपर, देखो ये क्या होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। ठीक है। और ये नीचे क्या है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो रेशियो होता है, इन दोनों के बीच का जो रेशियो होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो अगर लाइट के का जो कलर है और जो मीडियम है अगर वो सेम है, ठीक है, तो उनका दोनों का रेशियो जो होगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। चाहे वो किसी भी कंडीशन में, क्या है वो किसी भी तरह की किसी भी कंडीशन में हो। इसी लॉ को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स ने इस लॉ को दिया था कि लॉ, द एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा कांस्टेंट रहेगा अगर मीडियम चेंज ना हुआ हो तो। ठीक है। मान लो लाइट एयर से वाटर में जाती है, ठीक है, तो उनके बीच में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा, उनका जो रेशियो होगा हमेशा कांस्टेंट आएगा। ठीक है। चाहे वो किसी भी एंगल से हो, चाहे इंसिडेंस रे का आप एंगल चेंज करते रहे ना, करते रहोगे तो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होगा, लेकिन जो उन दोनों का रेशियो निकल के आएगा वो हमेशा कांस्टेंट निकल के आएगा। ये इन स्नेल्स ने अपने लॉज में बताया था। ठीक है बच्चों।
तो साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू यू। यू क्या है, कांस्टेंट है। इसे यू से भी प्रेजेंट कर सकते हैं या एन, कभी कभी एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं बुक्स में। द कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो ये कांस्टेंट होता है इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है मीडियम का, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया 1U2 represent refractive index of medium 2 with respect to medium 1 when light passes from medium 1 to medium 2। देखो आपके पास दो मीडियम हैं जिसमें से लाइट पास करती है, तो हम उसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको 1U2 लिख सकते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम 2 का वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1, तो ये 1U2 ये रिप्रेजेंट करता है। ओके बच्चों, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज टेकन विद रिस्पेक्टिव टू वैक्यूम इट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो किसी मीडियम का एक वैक्यूम की रिस्पेक्ट में लिया गया है तो उसको क्या कह सकते हैं हम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्योंकि वैक्यूम में बिल्कुल भी कोई भी किसी भी तरह से लाइट जो होती है सबसे फास्टेस्ट ट्रैवल करती है। और नीचे देखो एग्जांपल दे रखा है, अगर हम ग्लास और वाटर का एग्जांपल ले, ग्लास और वाटर दो डिफरेंट मीडियम हैं, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, U लिख के नीचे लेफ्ट साइड में W लिखेंगे और राइट साइड में नीचे G लिखेंगे, यानी ग्लास। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आएगा वो कैसे निकाल सकते हैं, A इक्वल टू AUG डिवाइडेड बाई AUW। ठीक है, तो ये शो कर रहा है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आता है उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, U इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट और वैक्यूम में या एयर में सबसे ज़्यादा होती है, तो C डिवाइडेड बाई V। ठीक है, फॉर एनी टू मीडियम द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। जो दो मीडियम होते हैं तो उन दोनों मीडियम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम से, तो किसके इक्वल होता है, दोनों मीडियम में जो वेलोसिटी होती है लाइट की उनके रेशियो के इक्वल होता है। जैसे ग्लास AUG इक्वल टू क्या हो जाएगा, C डिवाइडेड बाई VG। C क्या है इसमें, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ इन एयर और वैक्यूम, और VG क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। तो दूसरी देखो AUW, तो वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल टू C डिवाइडेड बाई VW, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अब दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, हम डिवाइड कर लेते हैं, तो C से C क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बनेगी इसमें इक्वेशन, नई इक्वेशन GUW यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यानी इक्वल टू AUW डिवाइडेड बाई AUG। ठीक है बच्चों, आई होप आप सभी को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा।
इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे लेंसेज की। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बीच बीच में वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते रहें, ठीक है। अगर आपके कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। सो गुड बाय बच्चों, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।